चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। शुरू करें तब। चलिए सवाल शुरू करते हैं। कितना नंबर से था? 92 से ना? 91। ठीक है। 91 में देखेंगे। कई बार मैंने बताया कि कल्पक्कम किस राज्य में परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया है। देखिए, सदैव ध्यान रखेंगे, कल्पक्कम की बात करेंगे तो ये परमाणु ऊर्जा, कौन ऊर्जा? परमाणु एटॉमिक पावर प्लांट या परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में कल्पक्कम जो है वो परमाणु आधारित ऊर्जा है। और परमाणु ऊर्जा में बिजली का उपयोग जो होता है, उत्पादन जो होता है, वो यूरेनियम से होता है। किससे होता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है किसमें? परमाणु ऊर्जा में। किसमें? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1848 में, 1800, होमी जहांगीर भाभा किसके द्वारा? और ध्यान रखेंगे भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित किया गया था तारापुर में। कहां पे? कल भी मैंने बताया था। जबकि ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पावर प्लांट में, जैसे तारापुर की मैंने बात किया था महाराष्ट्र में। कहां पे? इसके अलावे नरौरा, कौन पढ़ाए थे ना? नरौरा कहां था? यूपी। कहां पे? और अगर पूछ दे कैगा, कौन सा? कैगा कहां है? कर्नाटक। कहां पे? तो कैगा का संबंध कहां से है? कर्नाटक। क्लियर ना? जबकि ध्यान रखेंगे रावत भाटा, कौन? रावत भाटा। तो रावत भाटा है राजस्थान में। कहां पे? और एक काकरापाड़ा, कौन सा? तो काकरापाड़ा का संबंध गुजरात। क्लियर ना? और कुडानकुलम और कल्पक्कम कहां है? तमिलनाडु। क्लियर? तो कुडानकुलम और कल्पक्कम कहां है? तमिलनाडु। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे आप लोग, अभी मैंने बताया था कि नरौरा, कौन? नरौरा, याद रखेंगे, एटॉमिक पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कौन भाई? नरौरा। और रावत भाटा कहां था? चलिए आ गया है काकरापाड़ा। कौन? काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा कहां है? गुजरात। कहां पे? कौन सा? कंफर्म ना? और ये आने वाले भविष्य में इस ऊर्जा का बहुत उपयोग किया जा रहा है, खास करके एटॉमिक पावर प्लांट में, क्योंकि यह ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, ज्यादा इसमें प्रदूषण भी नहीं है। और दूसरा ध्यान रखेंगे कि 1 किलो यूरेनियम में याद रखेंगे हजारों टन कोयले के बराबर, याद रखेंगे जितना बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है उतना, याद रखेंगे 1 किलो यूरेनियम से प्राप्त होता है बिजली। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे दुनिया के सामने। लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यूरेनियम दुनिया में बहुत कम मात्रा में है, कम देशों के पास है, इस लेकर इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में ध्यान रखेंगे
कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो दुनिया के सामने एक बड़ा विकल्प रहेगा, और वो होगा सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन? और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जो, ध्यान रखेंगे, कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं रहेगी। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, दुनिया के देश, जो भी विकसित देश हैं, वो अपने देश में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, अब ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ध्यान रखेंगे अपने पर्यावरण को, जलवायु को और पृथ्वी को कैसे बचाया जा सके, इसके लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का हाईवे होगा, दोनों साइड सोलर पैनल होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलेगा। हर एक के किलोमीटर पर याद रखेंगे चार्जिंग पॉइंट होगा, मतलब कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से ध्यान रखेंगे वहां पर गाड़ी चलेगा। अब जैसे जितने पॉइंट अभी तो 10 साल 20 साल तक चुके कोयला है या फिर परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाए ही जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भविष्य में इस पर काम चल रहा है। और फिर एकाएक, जैसे आप देखे होंगे कि कोई समय ऐसा भी था जिस समय कि एंड्रॉयड सेट गिने चुने हाथ लोगों के हाथ में भी होगा, ऐसा भी दिन आप लोग देखे होंगे। मुझे रख दुन काहे इधर आ रहा है, तो ऐसा भी दिन आया होगा जो कि गिने चुने लोगों के पास होगा, और लोग देखे होंगे तो उनको बड़ा अजूबा लगा होगा। जब ये सेट आया था तो याद होगा कि इसमें बटन नहीं था, तो लोग ये भी कहा कि केकरा दावे हैं, कुछ है ये नहीं है तब। लेकिन आज बकलोल से बकलोल तो छोड़ दीजिए, 2 साल के बच्चा को भी दीजिए तो चोट्टा वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि यूट्यूब निकाल लेगा, है कि नहीं है? क्योंकि वो जानता कि यही लाल वाला में यूट्यूब है, एकरे में एक बार मम्मी दादी थी, है ना? बात समझे? आप 2 साल के बच्चे को मोबाइल दीजिए, यूट्यूब निकाल के वीडियो देख लेगा, है कि नहीं है? तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि आने वाले भविष्य के लेकर ध्यान रखेंगे, हम जो उपयोग करेंगे उस ऊर्जा पर विशेष रूप से काम चल रहा है। लेकिन अभी याद रखेंगे ज्यादा ताप ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ताप ऊर्जा और, कंफर्म ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो और बोर्ड खराब हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94, टोटल तो आपको हम बता ही दिए हैं, है ना? एक बार आपको पढ़ा ही दिए कि कैगा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? कर्नाटक। कहां पे? तो कैगा की बात करेंगे तो कैगा कहां पड़ता है? कर्नाटक में, क्लियर ना? और इससे पहले टोटल परमाणु या एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में मैंने बता दिया है। तो मैंने कहा था कि तारापुर, तो तारापुर कहां था? महाराष्ट्र में है कि नहीं? अभी बताए थे कुडानकुलम, कौन सा? तो बताओ भाई कुडानकुलम कहां है? तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु, है कि नहीं है? जबकि अभी मैंने बताया था रावत भाटा, कौन सा? रावत भाटा कहां था? राजस्थान। कहां पे? और अभी मैंने बताया था नरौरा, कौन सा? नरौरा कहां है भाई? यूपी। क्लियर ना? तो नरौरा का संबंध कहां से था? यूपी से। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है 95 नंबर में देखेंगे आप लोग, तो 95 में देखेंगे क्या है भाई? कहता है कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। और ये तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट है। तूतीकोरिन क्या है? और तूतीकोरिन एक बंदरगाह भी है। तूतीकोरिन क्या है? क्या? लाइव? अच्छा, बड़ा एक बीच बीच में कभी डिस्टर्ब होता है। चलिए ध्यान देंगे यहां पे, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि हमने कहा कि कुडानकुलम, अभी मैंने बताया था कि ये परमाणु ऊर्जा केंद्र का संबंध कहां से है? तमिलनाडु। कहां से? कौन सा? ये कुडानकुलम कहां है भाई? तमिलनाडु। लेकिन वो प्लेस जो है तूतीकोरिन, चूंकि तूतीकोरिन याद रखेंगे बंदरगाह भी है। तूतीकोरिन क्या है? और याद रखिए तमिलनाडु का एक खास जगह भी है, तूतीकोरिन बंदरगाह भी है,
और वहीं पर ध्यान रखेंगे कुडानकुलम है। कौन है? तो कुडानकुलम और कल्पक्कम, कुडानकुलम और क्लियर ना, ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? कहता है कि ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। कौन तापीय? भूतापीय ऊर्जा का बड़ा उदाहरण सबसे ज्यादा है हिमाचल प्रदेश। कौन भाई? हिमाचल प्रदेश। कौन ऊर्जा के लेकर? भूतापीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? जबकि ऊर्जा के रूप में मैंने आपको सबसे पहले कहा था, सबसे पहले एक भूतापीय अलग है और एक है ताप ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ताप ऊर्जा में प्रयोग हम करेंगे किसका? कोयला का। किसका? कोयला का। किसका? और एक होगा परमाणु ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो परमाणु ऊर्जा में याद रखेंगे बिजली का, परमाणु ऊर्जा में बिजली का उत्पादन हम किससे करेंगे? यूरेनियम से। किससे भाई? यूरेनियम। किससे? जबकि प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? और हवा से हम करेंगे पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो हवा से, वायु से हम किस ऊर्जा? पवन ऊर्जा। प्रकाश से, यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा, और कोयला से। भारत में सबसे ज्यादा या दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग किसका चल रहा है? कोयला। किसका? और कोयला से बिजली उत्पादन के लिए किसकी स्थापना की गई? एनटीपीसी। किसकी? कब की गई थी? 1900। तो एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? 1900। कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है भाई? ध्यान देना। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो ये तो नॉर्मल सवाल है कि भाई कि तेज बहते हुए पवन से हम पवन का ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और यह ऊर्जा भी ध्यान रखिएगा कि यह ऊर्जा भी भविष्य के ऊर्जा के तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट, पर्यावरण या पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इस लेकर सौर ऊर्जा के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा जो ऊर्जा के स्रोत होंगे वो होंगे पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? फिलहाल पवन ऊर्जा के उत्पादन में अभी पहले स्थान पर कर्नाटक है। कौन है? कौन है? कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो पवन ऊर्जा के तौर पर याद रखेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? कर्नाटक। कौन कर रहा है? कौन से ऊर्जा? कौन ऊर्जा? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या? हाँ, वो पृथ्वी के सतह से जो टेम्परेचर होता है उसी से उसका उपयोग किया जाता है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है भाई? खत्म हो गया क्या? अच्छा है कि टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग जो इतना उदास लग रहे हैं, तब देख रहे हैं धीरे धीरे जो है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि सबका ज्वाइनिंग संभव है। बात समझिए। तो ये तो तपस्या है, साधना है कि नहीं है? और तपस्या और साधना जब है
तो इसमें बहुत लोग जो है नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहुत तरह से ध्यान रखेंगे, उसको तपस्या भंग होगा उसका, है कि नहीं। इधर उधर से कॉल फोन आएगा, जब वो आ रहा, ये तपस्या यहाँ चल रहा है ना। पुराने जमाने में जितने भी ऋषि महात्मा थे, जब तपस्या करते थे तो सारे के सारे लोग आकर जो है भंग करते थे ना, राक्षस भंग करता था ना। तो आप लोग के अगल बगल में भी बहुत सारे लोग लगे हैं कि एकरा नहीं हो तो बोलेगा पागल हो गया है, होलियों में पढ़ते ये रहेगा। बात समझ गए ना। तो आपको बहुत लोग जो है डिस्टर्ब करेंगे, बात समझ गए ना। तो इस लेकर अपना जो है काम अपना हिसाब से करते जाना है, समझ गए ना। हाँ, पढ़ना भी है जिससे ठीक है, फेस्टिवल है तो कोई मना नहीं किया है, लेकिन अपना देखते हुए कि हमको क्या करना है ना। हाँ, चलिए 98 है ना। चल भाई ध्यान देना है। कहता है, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ज्वारीय ऊर्जा की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कच्छ की खाड़ी, एक यहां देख लीजिए, कच्छ की खाड़ी है भाई गुजरात में। होता क्या है कि यहां पर ज्वार है, ये ज्वार आता है, अब तेजी से ज्वार आएगा, तेजी से ज्वार आएगा और भाटा आएगा, ज्वार आएगा, फिर उसका पीछे जाना क्या होता है, भाटा। अब वहां पर कुछ ऐसे याद रखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए यंत्र लगे हुए हैं, जो कि ज्वार के आने के बाद उस पर क्या पड़ेगा, बल लगेगा, फोर्स लगेगा, जिससे बल लगने के कारण, क्योंकि जब आप समुद्र के किनारे जब आप खड़ा होते हैं तो देखते हैं जब लहरें आती हैं तो आपको बहुत दूर तक लेके जाता है, या फिर ज्वार आता है तो आपको अंदर तक ले जाता है। तो ये ज्वार और भाटा में फोर्स है, बल है। और वही क्या होता है कि जब ध्यान रखेंगे उस मशीन पे या उस यंत्र पे, ध्यान रखेंगे जब दबाव देगा तो उसमें मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट होगा तो उसी प्रकार से बिजली जनरेट होता है। जिस प्रकार से जनरेटर जब चलता है तो ध्यान रखेंगे कि जनरेटर में मूवमेंट होता है, उसका चक्की घूमता है, जिस कारण वो डायनेमो को भी मूवमेंट करता है। और ध्यान रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से, तो उसमें बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उसी प्रकार से ज्वार और भाटा के कारण, ज्वार और भाटा के कारण समुद्र के अंदर जो बिजली का उत्पादन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होगा, उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और ये ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। कौन ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, आने वाले समय में सूर्य के प्रकाश सब जगह उपलब्ध है, बिहार में, बिहार में ध्यान रखेंगे कि समुद्र नहीं है, तो बिहार वाले हिस्से में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, पवन ऊर्जा का। लेकिन जिस राज्य के पास अपना समुद्री क्षेत्र है तो वो तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करके बिजली का उत्पादन को बढ़ा सकता है। और बिजली उत्पादन अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होता है कि हर एक जगह उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जहां पर बिजली की जितनी आवश्यकता होगी। तो इस लेकर ध्यान रखेंगे आने वाले भविष्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा भी ऊर्जा के रूप में उपयोग आएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ज्वारीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसमें कच्छ की खाड़ी, कौन से, खंभात की खाड़ी। कौन, तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है कि नहीं बताइए, और खंभात की खाड़ी कौन सा, तो याद रखेंगे खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, खंभात की खाड़ी भी कहां पड़ता है, गुजरात। कहां पे, और फिर है सुंदरवन क्षेत्र। कौन क्षेत्र, जहां बड़े पैमाने पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन के लिए याद रखेंगे सागर। क्या चीज,
महासागर क्या चीज? खाड़ी क्या चीज? तो खाड़ी सागर महासागर में है, याद रखेंगे किस ऊर्जा की संभावनाएं होंगी? प्रश्न आएगा कि बताइए खाड़ी में, सागर में, महासागर में किस ऊर्जा की संभावना होगी? कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? कन्फर्म ना? तो ज्वारीय ऊर्जा में याद रखेंगे सागर महासागर या खाड़ी, सागर महासागर या खाड़ी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है। लांबा किस ऊर्जा से संबंधित है भाई? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो लांबा किस ऊर्जा से संबंधित है? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? बताइए। ये ऊर्जा भी ध्यान रखेंगे, ये ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होगा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा में प्रदूषण की कोई संभावनाएं होंगी? अरे होगी? नहीं होगी। इस लेकर क्योंकि इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, मशीन की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये तो नॉर्मल है कि याद रखेंगे बड़े बड़े टरबाइन पर याद रखेंगे पवन चक्की होंगे, और ये पवन चक्की याद रखेंगे हवा के प्रभाव में आकर वो क्या होंगे? घूमता है। और जब ये पवन चक्की घूमता है तो फिर वही प्रोसेस है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये पवन चक्की क्या करेगा? ये डायनेमो मोटर को घुमाएगा, और जब डायनेमो के मोटर याद रखेंगे जब घूमेगा तो ऑटोमेटिक है कि बिजली जनरेट होगा। तो यह भी एक भविष्य के तौर पर ये ऊर्जा की काफी प्रबल संभावनाएं हैं। और दूसरी बात है कि ये ऊर्जा में कोई प्रदूषण की कोई समस्या, कोई ईंधन का कोई खपत, तो ये भी भविष्य के तौर पर इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? तो भविष्य में दुनिया, अब दुनिया के लगभग जो विकसित देश हैं, जैसे नीदरलैंड की बात करेंगे, स्वीडन की बात करेंगे, फिनलैंड की बात करेंगे, या फिर पोलैंड या जर्मनी की बात करेंगे, यूरोपीय देश के कई देश, क्योंकि यूरोपीय देश में याद रखेंगे कि मुख्य रूप से वहां पर प्रकाश की भी कमी होती है, तो यूरोपीय देश सबसे ज्यादा याद रखेंगे पवन ऊर्जा पर काम कर रहा है। किस ऊर्जा पर? ऊर्जा पर। तो पवन ऊर्जा पर ध्यान रखेंगे यूरोपीय देश लगभग काम कर रहा है, तो ये भी भविष्य के रूप में ऊर्जा के एक बहुत बड़े स्रोत होंगे। कौन ऊर्जा भाई? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बार बार अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग अपना ध्यान दो, रिमोट से चलाएंगे कि, है ना, हैंडल से सब हमको पता है। चलिए 91 के 99 के बाद 100। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। देखो भाई, पूंगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन घाटी? पूंगा घाटी। अक्सर ये घाटी याद रखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में आपको पूंगा घाटी है। और ध्यान रखिएगा ये भूतापीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा भाई? तो भूतापीय ऊर्जा में याद रखेंगे पृथ्वी के जो टेम्परेचर है उसी से याद रखेंगे बिजली का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। चलिए 101 में देखेंगे, खेती करना जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं किस श्रेणी के अंतर आते हैं? प्राथमिक श्रेणी। कौन श्रेणी? प्राथमिक श्रेणी के अंदर आता है कि नहीं आता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कृषि की बात अगर करेंगे तो प्राथमिक श्रेणी में इसलिए है क्योंकि स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेज, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे बायोलॉजिकल टर्म में आप सुनते होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पढ़ते हैं ना, तो आप जानते हैं कि प्लांट को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उसी प्रकार से खेती करना जिसे हम कृषि कार्य करते हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक। क्योंकि कोई भी चीज का फैक्ट्री में अगर कोई भी चीज याद रखेंगे उत्पादित होगा तो वो ध्यान रखेगा कि जब तक कोई भी चीज का उत्पादन, जैसे ये कपड़ा बना है तो ये कपड़ा फैक्ट्री में बना है, लेकिन इस कपड़ा के जो रॉ मटेरियल होंगे नॉर्मलाइज रूप से कपास, वो याद रखेंगे प्राथमिक
क्षेत्र से ही उत्पादित होकर आएंगे, कृषि से ही उत्पादित होकर आएंगे। इसलिए कर कच्चे माल की जब आवश्यकता फैक्ट्री में होगी, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में होगी, तो पहला याद रखेंगे कि पहले वो कच्चा या याद रखेंगे रॉ मटेरियल, वो कपास या वो रुई प्राप्त होगा किसानों से। किससे प्राप्त होगा? और वो कृषि से। किससे? जितने भी खाद्य पदार्थ का पैकिंग आप कंपनी के माध्यम से देखते हैं, ये सारे कंपनी के पैकिंग खाद्य पदार्थ आप देखते हैं, वो ध्यान रखेंगे, वो सारे के सारे याद रखेंगे फर्स्ट स्टेज में वो किसानों से प्राप्त होते हैं। वो ब्रेड देख लीजिए, वो टोमेटो का केचप देख लीजिए, वो 100 तरह के बिस्कुट देख लीजिए, चॉकलेट देख लीजिए, जो कंपनी में तैयार होता है, लेकिन वो सारे के सारे पहले वो कहां से प्राप्त होंगे? किसान से प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि कहता है कि खेती करना जिसे हम कृषि कार्य करते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक श्रेणी। किस श्रेणी के अंतर्गत? किस श्रेणी के अंतर्गत? क्योंकि बिस्किट अगर बनेगा तो बिस्किट कभी भी अगर बनेगा, कहीं भी बनेगा, और कोई भी बिस्किट बनेगा तो उसमें गेहूं की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता? और गेहूं याद रखें कहां से प्राप्त होगा? कहां से? कहां से? उसमें चीनी भी अगर लगेगा तो भी कहां से प्राप्त होगा? खेत से। कहां से? है कि नहीं है? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि खेती करना किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा। 101 के बाद ध्यान रखेंगे 102 क्या कहता है, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? कहता है कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों से जीविका पाती है? 60। कितना प्रतिशत? कितना? तो 60 से 70 भी कहीं पर लिखा होगा। इसमें तो क्या है, कोई भी परसेंटेज घटते बढ़ते रहता है। कोई भी चीज में परसेंटेज में अभी अगर मैं 60 पढ़ा दिया और फिर अगर ये साल भर के बाद आप देखेंगे तो कोई भी याद रखेंगे चीज में, खास करके उत्पादन हो, जनसंख्या का वृद्धि हो, जनसंख्या का कमी हो, तो या कृषि का उत्पादन। अब मान लीजिए कि बिहार में इस साल जितना अच्छा मान लीजिए कि धान की खेती हुई, अगला साल होगा कि नहीं होगा कोई जानता है? नहीं जानता है, क्योंकि हमारी कृषि मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? मानसून। तो ये ध्यान रखिएगा कि लगभग एक अनुमान रहता है कि 60 से, बोलचाल के भाषा में आप देखेंगे कि 60 से 70% आबादी किस पर आश्रित है? कृषि पर। किस पर? किस पर? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ध्यान रखिएगा यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर याद रखेंगे आश्रित है। इसलिए कर आप पढ़ते होंगे कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रचंड बेरोजगारी के शिकार होते हैं। इसमें किसान कौन? क्योंकि 2-3 महीना तो इसके पास रोजगार पूरा रहता है। 2 महीना तो अब छोड़ दीजिए, 10 से 15 दिन दिन रात काम करेगा, रातों में काम करेगा, दिनों में काम करेगा, रात में ट्रैक्टर से खेत जुतवाएगा, लेकिन 5-7 दिन काम करेगा, पूरा काम करेगा और अपने जीवन चलाने के लिए वो आराम से एकदम जो है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं लाइफ में होगा। और 365 दिन में वो मात्र 65 दिन काम करेगा। अब 300 दिन ध्यान रखेंगे दिन भर बैठ के ताश खेलेगा, खैनी खाएगा, है ना? गांव में यही चलन है। और उसके बाद एक नॉर्मल काम उसका बचेगा। वो काम यही होगा कि अगर वो जानवर रखा है तो शाम में जाके खिला देगा, भोरे जाके खिला देगा, बस यही है। बाकी प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो प्रसन्न बेरोजगारी के साथ जीता है, आराम से जीता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, आराम, खेला, फिर जाके सोया, फिर जाके खाना खाया, फिर। लेकिन हाँ 8 से 10 दिन देखिएगा कि जब कृषि कार्य रहेगा, अभी आप गांव जाएंगे तो देखेंगे कि इतना बेहतर, उतना अगर 365 दिन अगर भारत के लोगों के काम मिल जाए तो भारत हमको लगता है कि 1-1.5 साल में अमेरिका से 6 गुना आगे बढ़ जाएगा। है कि नहीं है? क्योंकि अभी देखेंगे, आप गांव जाएंगे तो अभी देखेंगे रबी फसल की कटाई हो रही है, 4 बजे सवेरे ही काटने के लिए चल जाएगा, है ना? और उसके बाद वो कार्य सिर्फ 5 से 7 दिन 10 दिन चलेगा। गेहूं काटना है, पूरा काटेगा, पूरा रात दिन पूरा काम किया, और उसके बाद आराम से फिर देखेंगे पूरे भीष गर्मी चलेगा, बगीचे में बैठ के दिन भर ताश खेलेगा, है ना? ये प्रचंड बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी?
तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा याद रखें किस पर है भाई, कृषि पर। और बताइए कृषि अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो नई दिल्ली में है। कहां है? तो अगर पूछ ले कि कृषि अनुसंधान, कौन अनुसंधान, तो कृषि अनुसंधान की अगर बात करेंगे, कृषि अनुसंधान केंद्र की अगर बात करेंगे तो ये कहां है भाई, नई दिल्ली में है। कहां है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र का संबंध कहां से है? नई दिल्ली। कहां से है? कौन सा? कृषि अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे, नई दिल्ली। कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि कृषि में क्या क्या लगता है? नॉर्मल पता है, बीज है, सिंचाई है, खाद है, उपकरण है और क्या है भाई, श्रमिक है कि नहीं है? तो स्पष्ट रूप से बीज, सिंचाई, खाद, उपकरण और श्रमिक याद रखें कृषि कार्य में लगता है। और ध्यान रखिएगा कि कृषि के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में किसका लक्ष्य रखा गया था? कृषि विकास। कौन विकास? तो कृषि विकास को लेकर प्यारे ध्यान रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1951 से 56, 51 से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका विकास रखा गया? कृषि का। किसका? तो कृषि का विकास याद रखेंगे आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से क्या भाई, 56, 51 से। उस समय ध्यान रखेंगे देश की आबादी के पास, याद रखेंगे कि देश की आबादी के लिए 38 करोड़ आबादी के लिए याद रखेंगे कृषि विकास ही मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि एक बड़ी आबादी को याद रखेंगे खाने के लिए अनाज बहुत जरूरी था। जैसे जैसे देश डेवलपमेंट करते गया तो हमने योजना का एक लक्ष्य बनाया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। क्या था? एक बड़ी आबादी के सामने सबसे बड़ा याद रखेंगे रोटी की याद रखेंगे प्राथमिकता थी। इस लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 51 से 56 था, मैंने कृषि विकास कार्य किया। क्या किया? लेकिन कृषि विकास तो कार्य किया, लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि इसमें बड़ा आड़े आया, और वो था याद रखेंगे कृषि यंत्र। क्या था भाई? कृषि यंत्र की बात करेंगे, खाद की बात करेंगे, सिंचाई की बात करेंगे, बीज की बात करेंगे। अभी आप देखेंगे कि बीज में जो हमारे पुराने पद्धति से हमारे जो पूर्वज खेती करते थे बीज का, वो बीज अब नहीं है। अब हर एक साल पैकिंग आता है, आपके देखे होंगे। अब गांव में आप देखते होंगे कि बोलता होगा कि 1 किलो बीज है, उससे 2 बीघा खेत बुआ जाएगा। लेकिन पहले होता था कि पूरा धान को वही पुराने धान के लोग रखते थे और वो पूरा का पूरा उसी से खेती करते थे। हुआ ना हुआ कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ। जबकि बीज याद रखेंगे हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा सिंचाई के लिए याद रखेंगे, सिंचाई के लिए कृषि यंत्र की आवश्यकता थी, और कृषि यंत्र में भी याद रखेंगे जेसीबी की आवश्यकता थी। आज से 20 साल पहले जाइए तो मनरेगा और नरेगा के तहत ध्यान रखेंगे जब आपके गांव में आहर, नहर या तालाब की खुदाई होती थी तो बड़े पैमाने पर मजदूर जा रहा है, जिसमें देखते थे कि 200 मजदूर है, 10 दिन तक काम कर रहा है, तब वो तालाब की खुदाई नहीं हुआ, क्योंकि 200 मजदूर में 150 मजदूर काम कर रहा है और 150 को मजदूर दिन भर पेशाबे और खैनी खा रहा है कि नहीं है? लेकिन प्यारे ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन कमांडो सुनेगा, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने लक्ष्य रखा था औद्योगिक विकास। कौन विकास? इस औद्योगिक विकास में मैंने उपकरण बनाए। उपकरण में मैंने ध्यान रखेंगे बड़े पैमाने पर नहरों के विकास के लेकर, आहरों के विकास के लेकर, तालाबों की खुदाई, नदी बांध बनाने के लिए मैंने बड़े बड़े उपकरण बनाए, जिसमें बड़े बड़े याद रखेंगे जेसीबी मशीन का प्रयोग किया कि नहीं किया? कृषि कार्य करने के लिए पुराने पैटर्न पर हमारे दादा हल बैल से खेती करते थे। रात में अच्छी बारिश हुई, सवेरे जब खेत गए तो पानी है ये नहीं है, बैल लेके गए फिर लेके आ गए। दिन भर हमारे परदादा खेती करते थे, खेत जुताई करते थे, 2 कट्ठा खेत जोते थे। एक बैल चल रहा है, एक बैल बैठ गया, उठाइए अब उसको। लेकिन जब आधुनिक तरीके से तकनीक से कृषि कार्य आया तो देश की कंपनियां ने देश के किसानों के लिए उन्नत कृषि यंत्र बनाया, कृषि उपकरण बनाया, जिसमें ध्यान रखेंगे भारत की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां HMT। कौन? हिंदुस्तान मशीन टूल्स,
और दूसरा याद रखेंगे महिंद्रा। कौन? महिंद्रा ने ऐसे उपकरण बनाया जिसमें याद रखेंगे ट्रैक्टर का नाम। किसका नाम? 475 265 बनाया ना। इसके अलावा कई याद रखेंगे ट्रैक्टर कंपनियां ने, याद रखेंगे कंपनियां ने ट्रैक्टर का निर्माण किया। और वो कृषि यंत्र ऐसा था कि पूरे याद रखेंगे दिन में भी आराम से जुताई लोग करेंगे, रात में बारिश हुआ, रात में भी खेत की जुताई होती थी कि नहीं होती थी? हो रही है कि नहीं हो रही है? रात में। और एक ट्रैक्टर से कई एकड़ खेत की जुताई मात्र एक दिन में हो जाती है कि नहीं? सिर्फ याद रखेंगे वर्षा रात में हुआ, और जैसे ही वर्षा रात में हुआ, यह ट्रैक्टर का मालिक है, खेत का मालिक रात में ही कॉल कर दिया कि हो खेत जुताएगा कि नहीं? बोला कि एकदम जो है, ई ड्राइवर को कॉल किया कि रे दिनेश बा खेत होगा कि नहीं? बोला कि एकदम होगा, बस थोड़ा सा व्यवस्था कर दो, है ना? पूरा लिया, उसके बाद जो है खेत जोतने के लिए चल गया। जोते के एकड़ खेत जोत रहा है, एकड़ खेत, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि कृषि यंत्र का प्रयोग किया गया है ना। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे बीज, सिंचाई, खाद उपकरण और श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। 104 में देखेंगे, कहता है, यहां पर ध्यान देंगे। 104 में कहता है भाई कि अंतिम उत्पाद के रूप में हम क्या प्राप्त होता है? अनाज, दलहन, फसल, सब्जी, ऊन, डेयरी इत्यादि। अंतिम उत्पाद, जब हम कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य में किसका उत्पादन होता है? अनाज, दलहन, फल, सब्जी, ऊन, डेयरी। होता है कि नहीं होता है? कोई भी जानवर भी पालते हैं तो जानवर भी किस पर निर्भर है? कृषि पर। किस पर निर्भर है? जानवर किस पर निर्भर है? तो बताएंगे कि डेयरी का उत्पादन जो होगा, दूध का उत्पादन होगा, तो उसमें भी कृषि का योगदान है कि नहीं है? क्योंकि जहां भी याद रखेंगे पशुपालन होगा, वहां पक्का कृषि उन्नत होनी चाहिए। कृषि क्या होनी चाहिए? क्योंकि पशुपालन के लिए उसके चारा और उससे रिलेटेड अनाज जो हम खिलाएंगे, उसमें बताइए कि वो कृषि से प्राप्त होगा। तो जहां कृषि कार्य उन्नत होंगे, वहीं पर पशुपालन, या ध्यान रखेंगे कुक्कुट पालन या सुअर पालन या कोई भी पशुपालन की अगर बात करेंगे, तो वो वहीं पर डेवलप होगा जहां पर कृषि कार्य बेहतर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि यहां पर कहता है कि अंतिम उत्पाद के रूप में हम प्राप्त करते हैं अनाज, दलहन, फल, सब्जी, डेयरी, ये सारे उत्पाद हम प्राप्त करते हैं। ध्यान रखेंगे अंतिम उत्पाद के रूप में कृषि से। किससे? कृषि से। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देंगे। कृषि उत्पादों पर क्या निर्भर करता है? दूसरे अनेक उद्योग पर। दूसरे अनेक उद्योग पर है कि नहीं बताइए? कृषि उत्पादन जब होगा तो वही उद्योग के लिए भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? उद्योग की अगर बात करेंगे, जितने भी खाद्य पदार्थ आप देखते होंगे, जितने भी खाद्य पदार्थ आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे खाद्य पदार्थ किस पर निर्भर हैं? कृषि पर। किस पर निर्भर हैं? आज भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र। कौन सा? बताइए। सूती वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप गौर करेंगे कि बिहार में भी कई लाखों लोगों को, ध्यान रखेंगे कि कपड़ा उद्योग से रोजगार मिला हुआ है। आज आप बिहार के अंदर जाकर देखेंगे, हर एक जिला और छोटे बड़े शहरों में भी कपड़े के कई दुकान हैं जिससे आम लोगों को रोजगार प्राप्त है। लेकिन क्या ये कपड़े के लिए जो ध्यान रखेंगे रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है, वो कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? इस लेकर गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती ज्यादा होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? इस लेकर आप कोई भी उद्योग की बात करेंगे, चीनी उद्योग की बात करेंगे, जूट की बात करेंगे, कॉफी की बात करेंगे, या अन्य छोटे बड़े लघु कुटीर जो भी उद्योग की बात करेंगे, उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में यहाँ के उद्योग तो कृषि पर ही आश्रित है। किस पर आश्रित है? किस पर आश्रित है?
तो यहाँ के उद्योग भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े उद्योग कौन है? सूती वस्त्र। कौन सा? सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र की बात करेंगे तो सूती वस्त्र मुख्य रूप से याद रखिएगा कि वो कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल आपका 106 नंबर। 106 नंबर में आप देखेंगे भाई, तो 106 नंबर में आपका सवाल है, कहता है कि जंगल में एक स्थान पर खेती छोड़कर, याद रखेंगे, जंगलों के दूसरे हिस्से पर खेती करने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि। क्या कहते हैं? इसी को झूम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। कौन कृषि भाई? और ये ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत की जनजाति, पूर्वोत्तर भारत की जनजाति की अगर बात करेंगे प्यारे, तो झूमिंग कृषि। कौन कृषि? झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि। झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि का मतलब है कि एक जगह किया और फिर ध्यान रखेंगे वहां से क्या हो जाएगा? गायब, और फिर दूसरे जगह करेगा। तो ऐसे कृषि को हम स्थानांतरण कृषि और झूमिंग कृषि कहते हैं। इस तरह के कृषि याद रखेंगे जनजाति समूह जंगलों में करती है। जनजाति समूह कहां करती है? जनजाति समूह कहां पे? जनजाति समूह। जबकि याद रखेंगे जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इस तरह का झूमिंग और स्थानांतरण कृषि होता है। जबकि ध्यान रखिएगा कि मैदानी इलाकों में परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से फिक्स कृषि है। एक गांव में लोग रह रहे हैं, उसी गांव में वो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और वहीं पर उनकी अस्थाई कृषि है कि नहीं है? तो एक है अस्थाई कृषि। कौन कृषि? फिक्स एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो गांव के, आप बिहार के, यूपी के मैदानी इलाकों में आप देखेंगे तो एक अस्थाई कृषि है जिसको फिक्स एग्रीकल्चर कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों से कई पीढ़ी दर पीढ़ी से आकर वो बस गया और वहीं पर वो कृषि कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज ये ही गांव में है, कल ही गांव का छोड़ के वो गांव में चला गया, वो ऐसा नहीं है। लेकिन जनजाति समूह क्या करती है? स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब ही होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर मतलब बदलाव, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह। और ऐसी कृषि पद्धति याद रखेंगे जनजाति करती है। कौन करती है? कौन करती है? और ये कृषि ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों इलाकों में होता है। पहाड़ी और कहां पे? जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि याद रखेंगे जनजातियों के द्वारा होता है, और खास करके ये याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत में। कहां पे? पूर्वोत्तर भारत में प्यारे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये ले लीजिए फास्ट। स्थानांतरण कृषि को असम और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं? झूम कृषि। कौन कृषि? अभी बताएं कि पूर्वोत्तर राज्य आसाम, अरुणाचल, नागालैंड में हम स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि। और ये कृषि ज्यादातर याद रखेंगे जनजाति समूह करती है। कौन करती है? जनजाति समूह याद रखेंगे झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 108। 108 में ध्यान देंगे, कहता स्थानांतरण कृषि को हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? हिल के नाम से। किसके नाम से? हिल के नाम से। किसके नाम से? तो स्थानांतरण कृषि में हिमाचल प्रदेश में इस कृषि को, हिमालय का क्षेत्र याद रखेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, वही खास एरिया और सिक्किम वाला एरिया है। तो वो पूरा एरिया हिमाचल की बात कर लेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, सिक्किम की बात करेंगे, वो लोकेशन में ये ध्यान रखिएगा। तो हिमालय या हिमाचल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कृषि कार्य होते हैं वो कैसे कृषि कार्य याद रखें? खेल। तो वहां पर झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि को हिमालय क्षेत्र में क्या कहते हैं? हिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। एक वर्ष में एक ही खेतों में अनेक फसल उगाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं? गहन कृषि। कौन कृषि? गहन कृषि। कौन कृषि? ऐसे भी अब ध्यान देंगे, यहां पर एक ही खेत में वर्ष में याद रखेंगे
वर्ष में याद रखेंगे खरीफ के समय में एक ही जमीन में लोग धान का उत्पादन करते हैं। धान को जैसे ही काटते हैं तो याद रखेंगे वो गेहूं या दलहन लगाते हैं। गेहूं और क्या लगाते हैं? गेहूं या दलहन, और ये कहलाता है रबी फसल। क्या कहलाता है? रबी फसल। तो गेहूं या ध्यान रखें क्या लगाएगा? दलहन। और जैसे ही दलहन या गेहूं कटा तो वो ध्यान रखेंगे वो जायद फसल लगाता है। क्या लगाता है? और जायद में वो लगाएगा, मान लीजिए प्याज लगा दिया, या फिर याद रखेंगे मूंग लगा दिया, ककड़ी लगा दिया, ये सारे के सारे परवल लगा दिया, ये सारे के सारे याद रखेंगे जायद फसल हैं। कैसे फसल हैं? जायद। जायद फसल का मुख्य ड्यूरेशन ग्रीष्म काल होता है। कौन काल? तो ग्रीष्म काल गर्मी के दिन में बोए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जायद। क्या कहते हैं? जबकि शीत ऋतु में क्या? रबी। कौन फसल? अभी बताइए, अभी जो कटाई चल रहा है वो किस फसल का? रबी का। किसका? और इसके रबी के कटाई के बाद जो फसल लगेंगे जायद। कौन? तो ऐसे तो किसान गांव में बिहार में हैं जो ध्यान रखेंगे ये तीनों फसल एक ही वर्ष में तीनों फसल प्राप्त करते हैं, जिसमें खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। रबी, खरीफ और जायद। और ये वर्ष भर ये जमीन याद रखेंगे कृषि कार्य इसमें होते रहता है। और ऐसे कृषि कार्य जिस क्षेत्र में होता है उसको हम गहन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन कृषि? तो एक वर्ष में याद रखेंगे सालों भर कृषि कार्य चलते रहेगा जिस जमीन पर, वैसे याद रखेंगे कृषि या कृषि को हम किस नाम से जानेंगे? गहन कृषि। कौन कृषि भाई? गहन कृषि। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 109 के बाद 110। चलिए कहता है, ध्यान देंगे आप लोग, कहता है कि पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों को उत्पादन करते हैं जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि। कौन कृषि? आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, एक आप लोग सुनते होंगे निर्वाह। कौन कृषि? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है जिसमें जीवन यापन चल रहा है। तो बिहार के अधिकतर इलाकों में निर्वाह कृषि होती है ना। निर्वाह कृषि के बाद अभी आपको हमने सुनाया था सघन कृषि। कौन? तो वो तो मौसम के हिसाब से कृषि का उत्पादन कहलाया सघन कृषि। एक होता है वाणिज्यिक कृषि। कौन कृषि? या व्यापारिक। वाणिज्यिक या व्यापारिक, एकदम आराम से समझना है। व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि होता है कि नहीं होता? और एक होता है याद रखेंगे बागानी। कौन सा? जो बागानी कृषि होता है। तो बागानी या व्यापारिक या वाणिज्यिक दोनों एक ही है। निर्वाह कृषि में याद रखेंगे एक बड़ी जनसंख्या सिर्फ कृषि कार्य इसलिए करती है ताकि उसका जीवन यापन बेहतर तरीके से चले। और भारत में ज्यादातर याद रखेंगे इसी तरह का कृषि कार्य चल रहा है। हाल के दिनों में गुजरात सरकार ने कृषि को उद्योग टाइप से याद रखेंगे वहां के किसानों को प्रेरित किया है कि आप उद्योग के तरह कृषि कार्य करें। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि निर्वाह कृषि। कौन कृषि? निर्वाह कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन होता है और खाद्यान्न के साथ किसान पशुपालन करते हैं जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। इसके अलावा याद रखेंगे बिहार की बात है, बिहार की परंपरा है कि यहाँ कृषि प्रधान इसलिए है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ के किसानों को कुछ मत चाहिए, यहाँ का किसान का बस जितना जमीन है उसमें बेहतर तरीके से खाद्यान्न का उत्पादन हो, गेहूं का, धान का, रबी का हो जाए, दलहन, तिलहन। बाकी याद रखेंगे पशुपालन से पैसा कुछ अर्जित कर देता है और बाकी उसी पैसा से याद रखेंगे बेटा को पटना में पढ़ा रहा है ताकि बीपीएससी में का टीचर हो जाए। आज जैसे टीचर हो जाएगा तो 40-50 हजार रुपया मिलना शुरू हो गया। उसके बाद तो फिर छोड़ दो कर स्थिति एकदम बदल गया, कोई दिक्कतें नहीं है कि नहीं है? तो बिहार में लोगों की बस इतने ही मानसिकता है कि बस अच्छी तरीके से हमारा किसानी चले और एक अगर 2-3 बेटा है तो एक आध वो पुलिस हो जाए,
एक आगो मास्टर हो जाए, उसके बाद खाली 70-80 हजार रुपया आए ने घर हमारे, ओकर बाद हम दिखाएंगे ना कि की होता है। वो जैसी आया तैसी पिताजी पहले कहेगा रे दिनेश भाई को ट्रैक्टर निकाल ले, है ना, ट्रैक्टर निकाल ले, और उसके बाद देखो कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले लो। बिहार में यही सब चलता है, थार वार नहीं चलता है। उतना फिर उतना तो आपका 35,000 मिलेगा, उतना तेले खत्म हो जाएगा, धकेलिएगा। बहुत है नॉर्मल गाड़ी जीवन चलाने के लिए। ये जो जॉब आपको मिल रहा है ना, ये आपके फैमिली को 50,000 मिलेगा प्यारे, 50,000 मिलेगा। आपके लाइफ में सब कुछ सेटल है, आपके लाइफ में सब कुछ सेटल है। ये नहीं कि इससे आप बहुत बड़े कार्य करने जा रहे हैं। हाँ, आपके लाइफ वेल डेवलप होगा, लाइफ थोड़ा सुकून होगा, चैन भरा होगा। लेकिन जो आप बहुत ख्वाब देख रहे हैं कि जॉब होने के बाद हमारा स्विट्जरलैंड हनीमून पे जाएंगे, ये सब नहीं। एक एक ट्रिप में तो जो है ना बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, और हाँ, और उसके बाद जिंदगी भर उस चुकाते रहे। तो व्यापारिक ध्यान रखेंगे, व्यापारिक कृषि और बागानी कृषि की बात करेंगे। इसमें बहुत लाभ है, इसमें लाभ है इसलिए कर क्यों, क्योंकि इसमें जो खेती होती है ना, इसमें बड़े पैमाने पर कपास, क्या होगा, कपास के अलावा चाय, क्या होगा, चाय के बाद जूट, क्या होगा, जूट के बाद तंबाकू, क्या होगा, तंबाकू। ये सारे के सारे फसल हैं व्यापारिक। देख भाई आराम से समझो, निर्वाह कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसमें निर्वाह कृषि में धान का उत्पादन होता है, गेहूं होता है। ये दोनों फसल ज्यादातर बिहार यूपी में होता है। ये दोनों फसल की बात करेंगे, उत्पादन हो जाने के बाद अगर आपके यहाँ कोई लेने के लिए आता है और रेट अगर नहीं दे रहा है, पिताजी की बोलते हैं चल अगर बोरा में बांध, तो अभी नहीं देना है इसको, बहुत रेट 10 रुपया इसका सस्ता किए हुए है ना, प्रति क्विंटल या प्रति मन में 20 रुपये के चलते, है ना, बंद करो। लेकिन प्यारे समझो, अगर चाय का पत्ती होता है, चाय का पत्ती टूट जाएगा तो की होगा, कि बोरा में बांध के रख। तंबाकू का पत्ता होता है, जूट का रेशा होता है, उस सब एक लिमिट ये रहता है। कोई भी चीज ध्यान रखेंगे, जो जैसे गन्ना, गन्ना कट जाएगा तो उसको आप कितना दिन रख सकते हैं, 1 दिन अगर रखे तो गन्ना खत्म है कि नहीं है। गन्ना पेड़ में भी बहुत दिन तक नहीं रह सकता है, उसका ड्यूरेशन है, काटना पड़ेगा, और काट दिए तो 1 दिन भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1 दिन रहने के मतलब आपको पूरा घाटा होगा, आप उसको स्टॉक नहीं रख सकते हैं। तो वो सीधे क्या किसके पास जाएगा, व्यापारी के पास जाएगा। तो उसी को हम नगदी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, नगदी। जैसे तंबाकू, क्या तंबाकू नगदी फसल है, गन्ना क्या है, नगदी फसल है। आप ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, ये सारे के सारे, कॉफी, ये सब आप ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। अगर आप बागान में भी हैं रखे हुए तो आप भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पत्ती का भी एक लिमिट एज है, उसको तोड़ना पड़ेगा, और टूट गया तो उसको कंपनी को देना पड़ेगा। तंबाकू कंपनी को देना पड़ेगा, गन्ना तंबाकू को देना पड़ेगा। इसलिए कर ऐसे फसल वाणिज्यिक, व्यापारिक और नगदी फसल कहलाता है। क्या कहलाता है, नगदी। जबकि याद रखेंगे, जो बिहार और यूपी के अंदर जो होता है खाद्यान्न फसल, इसको हम निर्वाह कैसे फसल कहते हैं, निर्वाह कैसे फसल, निर्वाह फसल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों को उगाएंगे तो क्या होगा, वाणिज्यिक। क्या होगा बताइए, नॉर्मल रूप से कोई चाय का उत्पादन कर सकता है, जब तक उसमें ज्यादा पैसा नहीं पूंजी लगाएगा तब तक चाय का होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा चाय का बागान आप लगाएंगे, 1-2 कट्ठा होंगे, तो उसमें आप कितना पत्ती देंगे। इसलिए अगर उसमें चाहिए 10, 20, 50 एकड़ चाहिए, उसमें पूंजी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, तंबाकू का उत्पादन हो या फिर गन्ना का भी उत्पादन हो या फिर अन्य चीज का, जो भी वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आता है, उसको बड़े पैमाने पर जब आप प्रोडक्शन करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तभी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बागानी फसल जो बागान में होता है, जैसे चाय, कॉफी, है ना, रबड़, ये सभी क्या है, बागानी फसल है। कैसे फसल है, बागानी फसल। अरे बागान में जो होता है उसको क्या कहते हैं, बागानी फसल। और उसी को वाणिज्यिक और व्यापारिक भी कहते हैं। उसी को वाणिज्यिक क्या कहते हैं,
उसी को वाणिज्यिक क्या, अरे बगान में होता है इसलिए कर बागानी फसल, बगान में होता तो, और उसका व्यापार होता है इसलिए कर उसको व्यापारिक फसल, और व्यापार को ही वाणिज्य कहते हैं। तो वाणिज्यिक कहें, व्यापारिक कहें या बागानी कहें, है ना, यहां ध्यान रखिएगा। नगदी फसल भी उसको आप बोल सकते हैं जो नगद बिकता हो। कौन, अरे वो सब भी नगदी और व्यापारिक फसल में आएगा। बिहार में मखाना, केला, तंबाकू की खेती किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है बताइए? ये याद रखें, वाणिज्यिक या नगदी, वाणिज्यिक या मखाना, कौन सा, कौन सा, केला, कौन सा, तंबाकू, कौन सा, कौन सा। ये केला कोई अगर 1 एकड़ लगाएगा तो खाने के लिए, पागल हो गया वो। तंबाकू 10 एकड़ में लगाएगा तो तंबाकू खाने के लिए लगाएगा, हाँ, मखाना वो लगाएगा खाने के लिए। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, ये सारे वाणिज्यिक वो व्यापारिक फसल है। वाणिज्यिक वो क्या है, तो वाणिज्य बिहार में याद रखेंगे मखाना, कौन, मखाना के अलावे हाजीपुर में याद रखेंगे केला, है कि नहीं, और समस्तीपुर तंबाकू, समस्तीपुर, तो समस्तीपुर क्या, और याद रखिएगा कि मुख्य रूप से बेतिया और मोतिहारी गन्ना के लिए, किसके लिए, तो बताओ भाई, गन्ना वाणिज्यिक फसल है कि खाद्यान्न है? क्या टोटल जो गन्ना लगाता है 1 बीघा, वो घर में खाने के लिए, चिढ़ने के लिए, कि उसको बेचने के लिए, है कि नहीं? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, गन्ना भी नगदी व्यापारिक वो वाणिज्यिक फसल है। कौन, गन्ना, कौन, कन्फर्म ना? जबकि ध्यान रखेंगे बड़े पैमाने पर गन्ना का उपयोग किया जाता है, बेतिया और मोतिहारी के अंदर गन्ना का उत्पादन होता है। इसके अलावा समस्तीपुर तंबाकू का उत्पादन होता है। हाजीपुर की बात करेंगे केला, और मधुबनी और सीतामढ़ी आप जाएंगे तो मखाना, क्या, मधुबनी ना, दरभंगा, ठीक है, अब बोलना भाई दरभंगा वाला। अब उधर हम गए नहीं है, नौकरी के बाद आप लोग को नौकरी लग जाए। चलिए 11 के बाद 12 में देख लेंगे। चल भाई ध्यान दो, कहता है कि भारत में, ध्यान देंगे, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है? 3 प्रकार, खरीफ, रबी और खरीफ, रबी, और यहां एक और चीज लिख दीजिएगा, जायद, जायद फसल, जायद फसल, रबी, खरीफ, रबी और जायद। अब बताओ भाई, खरीफ फसल, खरीफ फसल का मुख्य ड्यूरेशन क्या होगा? वर्षा ऋतु, कौन ऋतु? रबी फसल शीत ऋतु, कौन ऋतु? और जायद फसल ग्रीष्म ऋतु, कौन ऋतु भाई? तो ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में क्या प्यारे? जायद, कौन, कंफर्म ना? खरीफ फसल में याद रखिएगा, खरीफ फसल में हम लिख रहे हैं सबसे पहले धान, कौन? मक्का, कौन, कौन, मक्का के अलावे ज्वार, कौन भाई? बाजरा, कौन? बाजरा के अलावे मूंगफली, कौन भाई? मूंगफली, क्या? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, कौन भाई? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, ये सारे कैसे फसल हैं? कैसे? खरीफ, कैसे? खरीफ। तो खरीफ फसल में धान, कौन? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, कैसे फसल? कैसे? खरीफ फसल की बुआई होगी जून जुलाई में, कब होगी? जून और इसकी कटाई होगी कब भाई? अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और तो अक्टूबर और नवंबर में याद रखेंगे किसकी कटाई होती है? खरीफ का, किसका? जबकि रबी फसल, कौन? रबी फसल में याद रखेंगे, सबको पता है, लेकिन सबको पता है तो रबी फसल में याद रखिएगा
एक आपका होगा अलसी। कौन? अलसी का नाम सुने ना? अलसी मतलब तीसी। अलसी मतलब वही बताएंगे जो आपको पता नहीं है। और दूसरा है खेसारी। कौन? बीच बीच में कंफ्यूज होइएगा। तो तीसी और खेसारी ये कैसे फसल में है? रवि। कैसे? जबकि सबको पता है गेहूं। कौन? गेहूं पता है ना? गेहूं चना मसूर सरसों, गेहूं चना मसूर सरसों, गेहूं चना मसूर सरसों। जबकि तीसी या अलसी, तीसी या खेसारी। कौन? कौन? तो याद रखेंगे अलसी या खेसारी, अलसी या। क्लियर ना? वो अभी नहीं पता चलता है, जब एग्जाम में अलसी आता है ना तब ओकरा फिर पता चलता है अलसी कलसी क्या पूछ रहा है। यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल आपको पता है। जबकि याद रखेंगे जायद फसल में मूंग। कौन भाई? अब बताओ मूंग किस फसल में आता है? जायद। किसमें? कौन सा? तो मूंग कैसे फसल के अंतर्गत? जायद। कैसे? कैसे? कौन भाई? कंफर्म ना? क्लियर? यहां तक आप लोग जरूर कुछ सीखे। ऐसे हमको कृषि पढ़ाना पड़ रहा है ना कि लगता है कि कुल नीदरलैंड का बैठा हुआ है। एगो लड़की तो हम पूछे कि कुछ ऐसी कृषि कार्य में हम पूछ रहे थे कि भाई ये सब है ना उठाए। बोलता है सर मैं ये सब नहीं जानती हूँ। बोले कहाँ से? बेल्जियम से हैं, यूक्रेन से आई हैं। धान नहीं पहचानती हैं, गेहूं नहीं पहचानती हैं, अलसी नहीं पहचानती हैं, तीसी का फूला, तीसी का हो सकता है पूछ दे तीसी का फूल कैसा होता है, कलर कैसा होता है, नहीं देखें। सरसों के खेत होके जाएगा, सरसों पता नहीं है, तीसी पता नहीं है। बात समझिए ना? तो ध्यान देना है। सब जानता है, सोचता कि पर्सनालिटी मेरा कम ना हो जाए। जाएगा अभी गांव तो है ना गेहूं का भूसा उठाएगा, और गेहूं नहीं पहचानते हैं। गेहूं एक, अब बोटनिकल पार्ट, गेहूं पूछ देता है बायोलॉजिकल टर्म में, गेहूं एक दलीय है या द्विदलीय है? गेहूं क्या है? एक दलीय है। क्या है? प्रोग्राम वो बीच में है तो ही मत सोचिएगा, क्योंकि गेहूं रबी फसल में होते हुए भी गेहूं एक दल है। क्या है? जैसे चावल धान क्या है? एक दल। और चना क्या है? मसूर है कि नहीं? तो मसूर क्या है? खेसारी है कि नहीं? सोयाबीन दो दलीय है ना? सोयाबीन क्या है? दो दलीय है। जबकि मक्का क्या है? एक दलीय। मक्का क्या है कि नहीं है? तो अब क्या है कि अगर पूछेगा तो बोलेगा कि हम तो देखबे नहीं किए हैं। आज जाएगा तो जांता से गेहूं पीसेगा, देखबे नहीं किए। नेक्स्ट सवाल 15 तक में आपका क्लियर करेंगे। धान मक्का जूट मूंगफली इत्यादि इस फसल के अंतर्गत प्यारे? खरीफ फसल। कौन फसल? तो धान मक्का जूट मूंगफली इत्यादि किस प्रकार के फसल हैं? कैसे फसल हैं? खरीफ फसल हैं। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और आपका 13 के बाद 14 नंबर ये भी आपको बताए ही गए हैं। गेहूं चना मटर मसूर जौ कैसे फसल? तो प्यारे याद रखेंगे कैसे फसल है। अब देखो कैसे डाइवर्ट करेगा तुमको बीपीएससी। निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, डाइवर्ट कैसे होइएगा। पहला देगा ज्वार। क्या देगा? ज्वार। ऊपर में है जौ, जौ से ज्वार, जौ से जौ है ना। उसके बाद देगा बाजरा। क्या देगा? बाजरा दिया। जौ ज्वार, जौ ज्वार बाजरा, जौ ज्वार बाजरा। और नीचे दे देगा आपका, नीचे आपको फंसाएगा, और नीचे में आपका मान लीजिए दे दिया मक्का। क्या दिया? अब पूछेगा
कि प्रश्न पर ध्यान देकर बताइए कौन रबी फसल है? जो है ना, कौन है? और इसी को बीपीएससी दो कूट करके पूछ लेता है, इसी में आपका दे देगा अलसी। क्या दे देगा? अलसी या तीसी बोलेगा तो ऑटोमेटिक है ये रबी फसल में जौ भी है और कौन है? अलसी है कि नहीं? तो 1 और 4 दोनों ऑप्शन में अगर रहेगा तो दोनों आंसर होगा। तो इस तरीके के भी सवाल याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए। और सेशन का आज का लास्ट सवाल कहता है भाई, लास्ट सवाल में देखेंगे यहां पे, कहता है कि खरीफ फसल और रबी फसल के बीच अर्थात गर्मी में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जायद। और जायद के अंतर्गत आता है ककड़ी। क्या आता है? ककड़ी के अलावे आता है तरबूज, और तरबूज के अलावे आता है मूंग। ये सारे कैसे फसल हैं? जायद। जिसकी बुआई होती है, याद रखेंगे कटाई नहीं होती है, इसकी तुड़ाई होती है ना? किसका? याद रखेंगे जायद फसल। क्लियर ना? चलिए आज का सेशन यहीं तक। हाँ हाँ, कल भी होगा। हाँ कल होगा, यहीं पे, यहीं पे आना है, कल होगा यहीं पे।